मेरी शरीफ और नेक ननद को पुलिस पकड़कर ले गई, जबकि मेरी ननद डॉक्टर थी और गरीब लोगों का मुफ्त इलाज करती थी। पुलिस वाले मेरी ननद को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं थे। उन्होंने मेरी ननद के साथ एक 70 साल का बाबा भी कैद किया हुआ था। मैं अपने पति के साथ थाने गई तो पुलिस वाले हमें एक कमरे में ले गए और जैसे ही उस कमरे की लाइट ऑन की, मेरा दिल फट गया, क्योंकि मेरी ननद ने तो शादी के बाद मैं अपने पति के साथ दूसरे शहर में रहा करती थी और मेरे ससुराल वाले दूसरे शहर में रहते थे। मैं कभी कभी उन लोगों से मिलने जाया करती थी। मेरे पति का अपना कारोबार था। वो कारोबार में अक्सर इतना बिजी रहते कि अपने घर वालों को भी याद नहीं कर पाते थे। एक दिन उनकी मम्मी का फोन आया, कहने लगी कि बेटा, तुम्हारी नई नई शादी हुई है, कम से कम अपनी माँ से मिलने ही आ जाया करो, बहनों का भी हाल चाल पूछ लिया करो, तुम्हारे पापा भी जिंदा नहीं हैं, उन्हें बहुत कमी महसूस होती है। मैंने अपने पति से कहा कि आप अपनी बहनों और माँ से मिलने क्यों नहीं जाते। कहने लगे कि मैं इसलिए नहीं जाता कि उनकी जिम्मेदारियां मुझ पर आ पड़ेगी। मैंने अपनी बहन को पढ़ाया, डॉक्टर बनाया, यहाँ तक कि अब उसकी एक अस्पताल में नौकरी भी लग गई है। अब मेरी जिम्मेदारियां पूरी हो चुकी हैं और वैसे भी कब तक उनके साथ रहूंगा। मेरा दिल चाहता है कि मैं अपनी एक जिंदगी बनाऊं और कुछ समय सिर्फ खुद ही पर ध्यान दूं। मैं उनकी बात समझ गई थी, लेकिन बार बार सास का फोन आ रहा था। मैं क्या जानती थी कि वहां जाने के बाद हम सबकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा भूचाल आ जाएगा और फिर जिंदगी भर हम इन चीजों को याद करते रह जाएंगे। मैं जैसे ही अपने ससुराल गई, पहला सवाल जो मेरी सास ने मुझसे पूछा वो ये था कि तुम हमें खुशखबरी कब सुना रही हो। मैं हैरान हो गई कि मेरी सास को इतनी भी क्या जल्दी है। अभी शादी को 2 महीने हुए थे और ये जिद उन्होंने पहले ही लगा दी थी। तब मेरी ननद ने बड़ी अजीब बात बोली, कहने लगी कि इससे बच्चे नहीं होंगे। अरे भगवान न करे कि ऐसा कुछ हो, देखना मेरी बहू को नेक औलाद होगी। मेरी सास में तो बड़ी शराफत से कहा था, पर ननद कहने लगी कि जब तक वो ये लड्डू नहीं खाएगी तब तक हमें खुशखबरी नहीं मिलेगी। मेरी सास ने उसे चुप रहने का इशारा किया, लेकिन मैं समझ गई थी कि मेघना कुछ खास बात कहना चाहती थी। मैंने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। शाम का वक्त हुआ, सब लोग चाय पीने में लगे थे। मैंने देखा कि मेरी ननद नया कपड़ा पहन रही थी। मेरी नजरें बहुत तेज थी। मैं हमेशा से चारों तरफ के माहौल पर नजर रखती थी। आज भी जब मैंने मेघना को नया कपड़ा पहनते देखा तो मुझे शक हुआ कि वह कहीं बाहर जाने की तैयारी कर रही है। वह मुझे मुस्कुराते हुए कहने लगी, भाभी, मैं सिर्फ लड्डू लेने के लिए पास वाली बेकरी में जा रही हूँ। वहां से जाकर लड्डू लाऊंगी, आप लोग भी खाएंगे तो बहुत मजा आएगा। हाँ, मगर मैं मीठा नहीं खाती। चलो कोई बात नहीं, तुम बाकियों के लिए ले आओ। नहीं भाभी, आपको लड्डू तो खाने ही पड़ेंगे। यह कहकर वो तेजी से घर से निकल गई। मेरी सास उसे अफसोस से ज्यादा देखती रही। लगता था कि उनको भी यह बात अच्छी नहीं लगी, लेकिन वो अपने बेटे के हाथों मजबूर थी। अब मेरे सामने उनकी बुराइयां तो कर नहीं सकती थी, इसलिए मैं खामोशी से बैठ गई। तकरीबन 2-3 घंटे हुए होंगे कि मेरी ननद घर वापस आ गई। आते ही उसने मेरे मुंह में लड्डू ठूसने की कोशिश की। कहने लगी, भाभी, ये खास लड्डू मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। ये लड्डू करण साहब जी बनाते हैं। करण साहब हमारे जानने वाले हैं। उनके हाथ के लड्डू बहुत मशहूर हैं। उनके बारे में तो बहुत सारी बातें मशहूर है, लेकिन अभी तक मैंने तो खुद नहीं खाकर देखे। मम्मी, आपको ये लड्डू खाने की जरूरत भी नहीं है, आपकी उम्र नहीं है। मेरी ननद ने अपनी माँ को टोकते हुए कहा था। क्यों भाई, लड्डू खाने में भी क्या कोई उम्र होती है? मेरी सास ने अजीब अंदाज में पूछा तो ननद ने आंखों से इशारा करते हुए उन्हें कहा, मम्मी, मैं ये सिर्फ भाभी के लिए लाई हूँ और कोई इन लड्डुओं को हाथ भी नहीं लगाएगा। मैं फ्रिज में रख देती हूँ, भाभी आप बाद में खा लेना। मेरी ननद ने तो मुझे कह तो दिया था, लेकिन मैं बड़ी चालाक थी। जिंदगी भर मैंने किसी पर पूरी तरह एतबार नहीं किया था। मैं हमेशा खुली आंखें रखती थी ताकि अगला बंदा धोखा देना चाहे भी तो दे न सके। बाद में गिले शिकवे करने का क्या फायदा। मैं सुबह उठी, पूजा करने के बाद
मैंने किचन में जाकर एक चक्कर लगाया, कुछ खाना खाया और उसी दिन व्रत रख लिया। मैंने अपने पति को भी बता दिया कि आज मेरा व्रत है। मैं हफ्ते में एक दिन कभी कभी व्रत करती हूँ। इन्हें रखने से पुण्य मिलता है। सुबह उठते ही सब लोग नाश्ते की मेज पर आ गए। मैं अपने कमरे में ही बैठी रही। सब लोगों ने नाश्ता किया, तब किसी को मेरी याद नहीं आई। तकरीब नाश्ते के 10 मिनट बाद मेघना मेरे कमरे में आई। आते ही कहने लगी, अरे भाभी, आप यहाँ पर बैठी हैं? मैं आपको पूरे घर में ढूंढ रही हूँ। तुम मुझे क्यों ढूंढ रही थी? मैंने हैरानी से पूछा था। भाभी, आपको तो पता है, रात को मैं आपके लिए मीठे लड्डू लेकर आई थी करण की बेकरी से, लेकिन आपने खाए भी नहीं। मैं अब अपने हाथों से वह लड्डू आपको खिलाना चाहती हूँ। उसने लड्डू मेरे आगे रखते हुए कहा था। मेरी नजर उन पर पड़ी तो मैं चुप सी हो गई। क्या हुआ भाभी? असल में ये लड्डू नहीं खा सकती। अरे, क्यों नहीं खा सकती? आप मेरी बात का कुछ तो मान रखें। मैं खास तौर पर जाकर शाम के वक्त आपके लिए लाई थी। तुमने बहुत अच्छा किया, लेकिन मेरा व्रत है, मैं ये नहीं खा सकती थी। मेरी बात सुनकर मेघना का मुंह बन गया। अच्छा चले, मैं रख देती हूँ, आप व्रत के बाद खा लीजिएगा। उसकी मीठी प्यारी जुबान देखकर मुझे उस पर यकीन तो नहीं आ रहा था, लेकिन मैंने सोचा कि खामखा जवाब देने से, लड़ाई करने से अच्छा है कि मैं इस बात को टालते रह जाऊं। दोपहर का वक्त हुआ तो सास ने भी मुझसे पूछा, क्या तुमने मेघना के लाए हुए लड्डू खाए? मैंने नहीं में सर हिला दिया। नहीं माँ जी, मैंने इसलिए नहीं खाए कि मुझे भूख नहीं थी और फिलहाल मेरा व्रत है। मैं व्रत के बाद खा लूंगी। मैंने भी उन्हें पूरी तरह विश्वास दिला दिया कि जैसे मुझे वाकई में लड्डू खाने हैं और वक्त ना मिल पा रहा हो। व्रत खोलने से पहले मैं अपने कमरे में बैठी हुई थी कि मुझे मेघना ने आवाज देकर बाहर बुलाया। मैं समझी कि अब ये उन्हीं लड्डुओं का जिक्र करेगी, लेकिन मैंने देखा वो बाहर एक लड़की के साथ बैठे बातें कर रही थी। मुझे देखते ही कहने लगी, भाभी, मुझे आपसे जरूरी काम था, इसलिए आपको बुलाया है। यह मनु है। ये काफी दिन से मुझसे करण साहब की बेकरी के लड्डू मांग रही थी, लेकिन मेरे पास वक्त नहीं था। मैं जाकर उनसे बनवा कर लाती। करण साहब वो लड्डू सिर्फ मुझे ही देते हैं, इसके अलावा वो किसी को नहीं देते। वरना अगर ऐसा करते तो मैं उन्हें खुद कहती कि ये खुद ही जाकर लड्डू खरीद लाए, लेकिन अभी ऐसा मुमकिन नहीं है। आप अगर इजाजत दें तो मैं आपका वाला लड्डू इनको लाकर दे दूं, क्योंकि इनकी मजबूरी है। इनकी शादी को 3 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक औलाद नहीं हुई। यह कब से मेरी मिन्नतें कर रही थी कि मैं इसे वो लड्डू ला कर दूं ताकि उसकी गोद भर जाए। यह सुनकर मैं परेशान हो गई। क्या मतलब, ये लड्डू क्या औलाद के लिए दिए जाते हैं? मेरी बात सुनकर मेरी ननद हंस पड़ी, मुझे गले से लगाया और बड़े ही अजीब अंदाज में बोली, हाँ भाभी, मैं आपको भी यही कह रही थी कि आप भी खा लें, फायदा होगा और बार बार आपको कोई फिक्र नहीं सताएगी कि मुझे औलाद क्यों नहीं हो रही। हाँ, मगर मुझे अभी औलाद की कोई जल्दी नहीं है। आप इनको ये लड्डू दे दें। इनका मसला ज्यादा नाजुक है। इनको भगवान औलाद की खुशी देगा। बेटा, नाजुक मसला तो तुम्हारा भी है, मेरी सास ने मुझे टोकते हुए कहा था। मैं तो कहती हूँ कि तुम ये खुद रख लो, इस तरह किसी को ना दो। अगर तुम नहीं खाओगी तो क्या पता दूसरी बार मेघना को ये लड्डू मिले या ना मिले। माँ जी, आपकी बात सही है, लेकिन इंसान जब तक किसी की मदद नहीं करता तब तक उसकी भी भगवान मदद नहीं करता। बस इसलिए मैं चाहती हूँ कि ये लड्डू मनु ले जाए। जैसी तुम्हारी मर्जी, तुम तो बहुत अच्छे दिल की मालिक हो। मेरी सास ने मेरा हौसला बढ़ाया तो मैं भी खुश हो गई। मेरी सास दरअसल एक अच्छी औरत थी, मगर ननद बहुत तेज थी। वो लड़की लड्डू लेने के बाद घर से चली गई। मेरी सास और ननद को दुआएं भी देने लगी। मेरी ननद तीखी नजरों से मुझे देखने लगी। आजकल तो नेकी का जमाना ही नहीं है, यह कहकर वो अपने कमरे में चली गई। जब मैं अपने कमरे में गई तो पति के तेवर बदले हुए थे। मुझे देखते ही कहने लगे कि मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मैं हैरान हो गई कि मेरे पति को अब आखिर कौन सी बात बुरी लग गई। मैंने तो ऐसा कुछ कहा भी नहीं था जिस पर उन्हें नागवार हो। वो कहने लगे, मैंने सोचा था कि मेरी बीवी पढ़ी लिखी है, एहसास करने वाली होगी, लेकिन तुमने तो आते ही मेरी बहन का दिल तोड़ दिया। कम से कम मुझसे वो लड्डू भी लेकर खा लेती। वो बेचारी कल रात से लेकर घूम रही है। तुम्हें उसका दिल दुखाना नहीं चाहिए। तुम ऐसे ही नखरे करोगी? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, बस मैं मीठा खाती नहीं हूँ। अगर वो कुछ और देगी तो मैं जरूर खा लूंगी। ऐसा ही रहा तो वो कुछ भी नहीं देगी सिवाय तानों और सिकों के। आइंदा से ऐसी हरकत मत करना।
और तुमने ये क्या जिद लगा रखी है कि तुम्हें औलाद से कोई दिलचस्पी नहीं है। भगवान का खौफ करो, हमारी उम्र 30 साल हो चुकी है, अब औलाद नहीं होगी तो हमारे लिए भी मुश्किल होगा। हाँ, तो मैं कब कह रही हूँ कि मुझे औलाद नहीं चाहिए। मैंने जवाब में कहा, बात सिर्फ इतनी है कि अभी मैं किसी किस्म के इलाज नहीं करना चाहती। हमारी शादी को अभी 2 माह हुए हैं, इसलिए लड्डू और पेड़े खाने की जरूरत नहीं है। मेरी बात सुनकर उन्होंने हाथ में रखा गिलास नीचे फेंक दिया और बोले, तुम्हें तो लगता है कि इस बात में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं जा रहा हूँ, मेरा तो तुमसे बात करने का भी दिल नहीं चाहता। तुम तो कोई बात ही नहीं मानती। मैं यह बात सुनकर हैरान हो गई। मैंने तो अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया था जिससे मेरे पति को या फिर ससुराल वालों को इतराज होता, लेकिन न जाने क्यों ये लोग ऐसी बातें कर रहे थे। मैं अपने कमरे में बैठी रह गई। मेरा दिल बहुत परेशान हो रहा था। इतने में मुझे बाहर कुछ अजीब हरकत का अंदाजा हुआ, क्योंकि दिन का वक्त था। हर तरफ खामोशी थी। हम लोग भी खाना खाकर अपने अपने कमरों में थे। मुझे मेरे ननद के कमरे का दरवाजा खुलने की आवाज आई। मैंने अपने कान खड़े कर लिए। हल्के से दरवाजा खोलकर देखा तो वह नया कपड़ा पहन रही थी। दिन के वक्त वह नया कपड़ा नहीं पहना करती थी। नौकरी के लिए भी अस्पताल भी जाना होता तो वह हमेशा पुराने कपड़े पहनकर चली जाती थी। लेकिन आज तो लगता था कि मेरी ननद किसी खास मकसद के लिए घर से जा रही है। उसने कपड़ा पहना और यही नहीं, उसने मुंह को भी बांध लिया। मैंने सोचा कि आज मैं इसका पीछा करूंगी। फिर वो फ्रिज के अंदर देखने लगी। फ्रिज में कुछ नहीं रखा था। उसने इधर उधर देखा और खाली हाथ अपने घर से निकल गई। मैं उसके पीछे पीछे ही चल पड़ी थी और उसका पीछा करने लगी। थोड़ी दूर जाकर रुक गई। वो बड़ी होशियार थी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो मैं एक ट्रक के पीछे छुप गई। मैं उसे अंदाजा नहीं होने देना चाहती थी कि मैं उसका कब से पीछा कर रही हूँ। थोड़ी देर गुजरी। मैंने अपनी ननद का पीछा किया। मैंने देखा वो वाकई वो बेकरी की तरफ जा रही थी। मेरा शक यकीन में बदल चुका था। मेरी ननद पता नहीं क्यों उस बेकरी में जाती थी। पहले तो शाम के वक्त जाया करती थी, मगर आज उसने दोपहर के वक्त ही यह काम करना शुरू कर दिया। मैं हैरान थी कि आज उसके पास पैसे भी नहीं है। फिर जब वो बेकरी के अंदर गई तो मैंने देखा उसने बेकरी से कोई चीज नहीं खरीदी। वो बेकरी के अंदर सीधा एक और कमरे में घुस गई। मैं उसे देख रही थी। अंदर जाने के बाद वह दरवाजा भी बंद हो गया। मैं बिस्किट लेने के बहाने उस बेकरी के अंदर चली गई। मैंने उस आदमी से पूछा कि यह बेकरी कब से चल रही है। वो कुछ घबरा गया, कहने लगा, मैडम जी आप क्यों पूछ रही हैं? आप बिस्किट लेने आई हैं या पूछताछ करने? मैंने कहा, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मैं दरअसल इसलिए पूछ रही थी बेकरी कितनी पुरानी है। अच्छा ठीक है, आप मुझे आधा किलो बिस्किट दे दें। मैंने बिस्किट लिए। उसने मुझे बिस्किट दिए और कहा कि अब आप जा सकती हैं। यहाँ फिजूल में मत खड़ी हूँ। मगर मैं भी अपनी धुन की पक्की थी। मैं साथ वाली दुकान पर बैठ गई। मैंने उस आदमी को 100 रुपए दिए। कहा कि मुझे यहाँ कुछ देर बैठने दो, मैं बहुत दूर से आ रही हूँ और पैदल चलकर थक गई हूँ। वो कहने लगा, आप ऐसे ही बैठ जाएं, मुझे पैसों की जरूरत नहीं है। मुझे वहां बैठे आधा घंटा गुजरा था कि साथ वाली दुकान का शीशे वाला दरवाजा खुला और मेरी ननद बाहर आई तो मैंने देखा उसने अपने हाथ में कुछ छुपा रखा था। मुझे हैरत हुई और जिज्ञासा भी। मैं अब दोबारा उसके पीछे पीछे चल पड़ी। वो हाथ में कुछ छुपाए इधर उधर देखती रही। फिर एक जगह रुककर उसने वो पोटली खोली। मैं तो हैरान रह गई। मुझे तो यकीन नहीं था कि मेरी ननद इस कदर पहुंची हुई चीज है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो वहां पर खुद खरीदारी करने गई थी, फिर इतनी बड़ी बात कैसे मुमकिन है? मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। मैं उसकी हकीकत जान चुकी थी। सो मैं तेज तेज चलती हुई घर के अंदर आ गई थी। तकरीब 5 मिनट के बाद मेरी ननद घर में आई थी। मेरा सांस फूला हुआ था क्योंकि मैं तेज तेज चलकर आई थी। मैं उससे पहले घर पहुंचना चाहती थी। वो घर पहुंची तो मुझे देखकर हैरान रह गई। बोली कि भाभी आप इस वक्त आंगन में क्या कर रही हैं? आपको अपने कमरे में होना चाहिए था, बल्कि आपको आराम करना चाहिए। क्यों? मैं क्यों आराम करूं? मुझे कोई बीमारी तो नहीं है। मेरी बात सुनकर वह हल्का सा हंस पड़ी, पर उसके चेहरे की हंसी असली नहीं थी। लगता था कि उसे मेरी कोई बात बुरी लगी है। खैर मैं अंदर कमरे में चली गई थी।
2 मिनट ही गुजरे होंगे कि दरवाजे पर जोर जोर से खटखटाहट होने लगी। मैं बाहर नहीं आई। मैंने सोचा कि शायद मेरी ननद को मेरा बाहर जाना बुरा लग रहा है, इसलिए मैं चुपचाप खड़ी हो गई थी। मैं अपने कमरे में छुपकर बाहर का मंजर देख रही थी। मेरी ननद जैसे ही दरवाजा खोला तो सामने का मंजर हम सबके लिए हैरान कर देने वाला था। मेरे पति अभी अभी घर आए थे। उनको भी जब यह बात पता चली तो उन्होंने अपना सर पकड़ लिया। मेरी सास तो बहुत नाजुक दिल की औरत थी। उन्होंने तो देखते ही शोर मचा दिया। हमारे सामने पुलिस के 3-4 सिपाही खड़े थे, जबकि उनके साथ एक गाड़ी भी थी जो कि दरवाजे के बाहर थी। मैं ये सारा मंजर देखकर परेशान हो रही थी। मेरी सास ने पूछा कि ये लोग क्यों आए हैं। उन्होंने आगे बढ़कर मेरी ननद को हथकड़ी लगा दी। मैं और मेरा पति हक्का बक्का पुलिस वालों को देखने लगे। ये लोग किसी औरत के साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं? शर्म नहीं आती बिना वजह मेरी बहन को तंग कर रहे हैं। मेरे पति ने गुस्से में पुलिस वाले से कहा, मगर वो किसी की बात नहीं सुन रहा था। बोला कि आपकी बहन ने बहुत बड़ा जुल्म किया है, इसलिए हम इन्हें पकड़कर लेकर जा रहे हैं। मेरे पति ने उन्हें बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन वो उसे लेकर चले गए। हम लोग भागते हुए पुलिस स्टेशन तक गए। देखा तो वहां पर एक बूढ़ा आदमी भी बैठा हुआ था। उसकी उम्र तकरीबन 60 साल के करीब थी। मेरी ननद उस आदमी के साथ यूं बैठी हुई थी जैसे उसे काफी समय से जानती हो। दोनों आपस में बात कर रहे थे। मेरी ननद ने हमें कहा कि तुम लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं कुछ ना कुछ बंदोबस्त कर ही लूंगी, तुम लोग घर चले जाओ। मैं अपनी ननद की हिम्मत पर हैरान थी। वैसे तो पुलिस वालों को देखकर जान निकल जाती है, पर मेरी ननद बड़ी हिम्मत वाली थी। उसने अभी भी डॉक्टर वाला कोट पहन रखा था। वह थाने चली गई। मेरा पति मेरी मिन्नत करने लगा। बोला, जाकर अपने मामा से कहो मेरी बहन की जमानत करवा दें। मेरे मामा एक थाने में एसपी थे, लेकिन वह थाना यहाँ से दूर था या उनकी एरिया में नहीं आता था। मेरे पति ने मेरी मिन्नत की, तुम अपने मामा से कहो कुछ करें, उनके संबंध तो होंगे। मेरी बहन थाने में जाएगी तो कौन उससे शादी करेगा? बेचारी की शोहरत खराब हो जाएगी। मैंने अपने मामा को फोन किया, उनको सारी बात बताई। वो कहने लगे कि ठीक है, कुछ करते हैं, तुम लोग परेशान नहीं हो। शाम का वक्त हुआ। उन्होंने मुझे दोबारा फोन किया। कहने लगे कि अपने पति से कहो कि मेरे साथ उस थाने चले, मैं उसकी बहन की जमानत करवा के घर ले आऊंगा। फिर वो दोनों थाने चले गए। थाने जाकर न जाने क्या क्या मामलात हुआ। मेरे पति की बहन यानी मेरी ननद वापस घर आ गई। घर आकर वो अपने कमरे में छुप गई थी। वो बहुत शर्मिंदा थी। हम में से किसी के साथ भी बात नहीं कर रही थी। आज उसका डॉक्टरी वाला लाइसेंस कैंसिल हो गया था। मैं अपने पति को देखकर खुद भी परेशान हो गई थी। मैंने कहा कि ऐसा क्या हुआ है जो आपकी बहन को थाने जाना पड़ा? कहने लगे कि वह जब से मेडिकल की फील्ड में आई थी, लोगों की सेवा करने के लिए ही आई थी। लेकिन तुम्हें तो पता है, अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं। करण नाम की इस माफिया के लीडर ने पहले मेरी बहन को नशे की लत लगाया और फिर उसे नशा बेचने पर लगा दिया। और तो और इसने घर के लोगों को भी नशा बेचने की कोशिश की थी। मम्मी भी इसके लाए हुए लड्डू की आदी हो चुकी थी, लेकिन वो लड्डू 1000 रुपए के आधा पाव भी नहीं मिलते थे। मम्मी को भी इसने उसी लत में लगा दिया था और सबको यही कहती थी कि ये लड्डू खाने से औलाद पैदा होती है। लोग डॉक्टर की बात पर यकीन करते हैं, इसलिए हर कोई इससे महंगे दामों में लड्डू खरीद लेता था और फिर इसे उनकी आदत पड़ जाती थी। और तो और मेरी बहन ने इस आदमी से शादी भी कर लिया है, वो भी हम सबसे खुफिया। मैं तो चाहता हूँ कि इस आदमी को तलाक दे दे, पर मेरी बहन मान नहीं रही। कहती है कि मुझे अपने हाल पर छोड़ दो। अब तुम ही बताओ कि मैं क्या करूँ? मैं अपनी बहन को उसके हाल पर कैसे छोड़ दूँ? मैंने अपने पति को जवाब में एक ही बात कही कि अच्छी औरतों के लिए अच्छे मर्द और गलत औरतों के लिए गलत और बदकार मर्द होते हैं। आपकी बहन ने जो किया है उससे उसका सिला मिला है। अगर वह अच्छी और नेक नियत होती तो उसे अच्छा पति मिलता, लेकिन अब जो उसने किया है वह उसकी सजा भुगत रही है। मेरा पति मुझे और अपनी माँ को लेकर अपने घर आ गया था, जबकि मेरी ननद अपना सामान उठाकर अपने पति के घर चली गई थी। वो नशे की इतनी आदी हो गई थी कि उसने इस सब की खातिर हम सबको छोड़ दिया था। मेरे पति को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने अपनी बहन से सारे संबंध खत्म कर लिए। आप बताएं कि मेरे पति को ऐसा करना चाहिए या नहीं? कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दीजिए। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही अच्छी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।